नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये ग्रुप डी का सबसे मैथ्स का पेपर सबसे टफ पेपर है। अगर आपको ओनली फॉर ओनली टफ क्वेश्चन ही देखने हैं तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में जाइए और लास्ट के क्वेश्चन देखिए। 4-5 क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन है कि इतने तो आपके एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल में भी नहीं आते हैं। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन इस ग्रुप डी के पेपर में डाले हैं। तो देखो, अगर किसी भी पेपर में टफ क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आएंगे। देखो, पहले हम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे और जो टफ क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन करवा दिया तो आप पहले से ही वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन लिए मैंने स्टार्टिंग में, और इसके बाद में मैं लूंगा सारे टफ क्वेश्चन लास्ट में लूंगा। इजी से टफ की ओर जाए बढ़ेंगे हम। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 से विभाज्य। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है 3 से विभाज्य, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी क्या पूछा है, 3 से विभाज्य। तो देखो दोस्तों, इसमें डिविजिबिलिटी के 3 क्वेश्चन पूछे हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू ने आगे पीछे थे, मैंने तीनों को एक जगह कर दिया है। आप ये गूगल बाबा से डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैथ्स का कंप्लीट डाउनलोड कर लेना। उसमें मैथ्स और रीजनिंग और जीके साइंस सारे आ जाएंगे। तो देखो, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास करवाई थी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी रूल से, आप वो वीडियो देखना। देखो, उस तीनों क्वेश्चन में विभाज्यता के नियम है। तीनों क्वेश्चन में क्या है, विभाज्यता के नियम है। अब वो वीडियो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 6 नंबर का वीडियो हो गया। तो देखो, आपको वो वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखो, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमें पूछा है 6 से विभाज्य। तो दोस्तों, 6 से विभाज्य, हम 6 का क्या करते हैं, फैक्टरी, यानी कि 6 का विभाज्यता रूल क्या होता है कि वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित कौन सी होगी, यानी कि इकाई का अंक सम होगा। तो इकाई का अंक तो सबका सम है। और फिर हम चेक करेंगे 3 से विभाजित। तो देखो, अगर इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। देखो, 2 और 1 3 है, 3 6 4 10 6 16, 16 में 3 का भाग देंगे, विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 3 और 3 6 4 10 4 14, कितना हो गया, ये भी 3 से विभाजित है, नहीं हो रहा। 3 3 6 4 10 और 8 18, 18 में हम क्या देंगे, 3 का भाग देंगे। 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार पूरी पूरी बार जा रहा है। तो हमारी ये संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 8, ये 3 से और 2 से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। हमें ये 2 7 6 x1, ये 3 से विभाजित है, और हमें पूछा है कि अक्ष के संभावित मानों का योग, यानी कि अक्ष के कौन से मान होंगे, 1 2 4 5 6 8 9, यानी कि वो मान होंगे। तो उनका योग ज्ञात करना है हमें, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अक्ष के अलावा इन चारों डिजिट का योग कर लेंगे। 7 और 2 9 और 6 15, और ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो दोस्तों, ये कितना हो गया, 16 प्लस अक्ष। तो इस अक्ष की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 और 2 8 7 15 1 16, सही है। 16 प्लस अक्ष है, तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये 3 से विभाजित कब होगी, जब इनका योग 3 से विभाजित होगा। तो अक्ष की जगह क्या आ सकता है, तो 18 विभाजित होगा, तो कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। फिर 18 के बाद में कौन सी विभाजित होगी, 21 होगा। तो इसको 21 बनाने के लिए अक्ष की जगह क्या रख सकते हैं हम, पहले तो 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 24 रखेंगे, 24 करने के लिए हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह 8 रख सकते हैं। क्यों, 16 8 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। सॉरी, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा, तो 8 रख सकते हैं। और तीसरा टर्म हो गया 8। अब 8 के बाद में 9 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अक्ष के संभावित मानों का योग। तो अक्ष के ये 3 संभावित मान है, 2 5 और 8। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 8 15। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है, क्या है, 3 से विभाजित संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये हमें कोई ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाज्य संख्या कौन सी ज्ञात करना है। तो देखो, हमें क्या करना है, इनका योग में 3 का भाग देना है। 7 और 1 8 2 10, नहीं जाएगा। 4 और 2 6, 6 में क्या जा रहा है,
3 का भाग जा रहा है, 6/3। देखो पूरी तरह डिविजिबल है, तो यह संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 16129 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 का जोड़ा बना लेंगे, और ये संख्या इतनी है कि हम इसके नीचे का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता होता है। तो देखो 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आएगा और एक 7 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 7 कितना होता है 49, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। तो 3 और 7 हम यूनिट डिजिट ले लेंगे। फिर देखो जो 161 है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये तो क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हम इन दोनों के साथ क्या ले लेंगे 12 और 12। अब ये देखो, ये भी हमारा फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो करवाया था, फर्स्ट क्लास ली थी आपकी, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन डिविजिबिलिटी रूल से। अब देखो वो वीडियो इसमें भी काम आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, या तो हमारा आंसर होगा 123 और फिर या क्या होगा 127 होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें इन दोनों को गुणा करना होगा। फिर अगर ये मान इससे बड़ा है, मान बड़ा है तो बड़ा आंसर हो जाएगा, और छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। देखो 7 या 21 इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है, तो दोनों को गुणा कर दो 7 या 21। और फिर देखो 12 को 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 12 को 1 बढ़ा के गुणा कर दो, यानी कि 12 गुणा 13 कर दो। तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 144 में 12 और जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब देखो 156 से कौन सी ये संख्या बड़ी है ना, तो बड़ी है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बड़े वाला हो जाएगा, 127 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक सिंपल सा पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार तो इस पॉइंट को आप भूल जाओ, तो हम डायरेक्ट 15 को 54 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, कितने 6 कैरी, फिर 15 पूर्ण 75 और 6 81 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं। देखो 1 2 3 4 और एक इसमें है 5, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के आगे 5 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 0.0081 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसके आगे कोई डिजिट ना हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा, और हमें पूछा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो इस हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कोस थीटा का भाग दे देंगे। तो जैसे हम इसमें कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और कोस अपॉन कोस क्या हो जाएगा 1, कोस से कोस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो देखो अब टेन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या हो 45 डिग्री हो, 45 डिग्री हो। अगर देखो थीटा का मान 45 डिग्री हो तो सेक 45 बराबर क्या होता है रूट 2 होता है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता होता है कि त्रिकोणमिति के मानों के बारे में, तो दोस्तों सबसे बहुत ही सिंपल है, आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 और 4, और इसके नीचे 4 का भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 45 60 90, ये साइन थीटा का मान आ जाएगा। और अगर आपके पास साइन थीटा का मान आ जाए तो कंप्लीट मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप हमारे जो मैंने त्रिकोणमिति का अलग से वीडियो डाल रखा है, आप 2 मिनट में ये मान निकालना सीख जाओगे, वो वीडियो आप जरूर देखना। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5/12 क्या है 3/4 है, तो हमें वो नंबर ज्ञात करना है। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। तो अक्स को हम क्या करेंगे 5/12 से गुणा कर देंगे, 5/12 से गुणा कर देंगे, अक्स का 5/12 बराबर क्या है 3/4 है। देखो नीचे वाला 4 से कट जाएगा, कितनी बार 4 दिया 12, 3 बार कट गया। अब देखो अक्स बराबर क्या होगा, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9/5 हो जाएगा। तो देखो अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5, 1 सही 4/5, 1 सही 4/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या दिया है, हमें 3 कोणों के मान दिए गए हैं इसके, और ये तीनों के मान दिए हैं
और जो ये चौथा कोण है, कोण तो इसमें और भी बहुत हैं, लेकिन बी, सी और ई का मान हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब देखो ये कोण 80 है, ये 30 है, तो ये कोण बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब देखो ये 50 है और ये 80 है, तो ये जो बच जाएगा ये कोण भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि सरल रेखा पर। अब ये दूसरी बात आ गई है, सरल रेखा पर योग कितना होता है, 180 होता है, तो ये भी कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि सर्किल में क्या होता है, किसी भी चाप के द्वारा, अब ये चाप है सी डी, इस चाप के द्वारा एक ही तरफ बने कोण समान होते हैं। तो देखो सी डी के द्वारा ये कोण सी बी डी और इसी के द्वारा सी ई डी, ये एक ही ओर बने हैं दोनों कोण, चाप के एक ही ओर, यानी कि इस साइड में बने हैं राइट में। अगर ये इस साइड में बने होते इधर तो भी क्या होते, समान होते। तो ये कोण 50 है, तो इसके द्वारा कौन सा, ये कोण भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 70 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये जो बच जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 7 और 5 12, 120 और 60 180 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास इसका आंसर आराम से आ जाएगा। ये कितना हो गया, 6 और 7 13, 130, 130 हो गया ना। इस कोण का मान, इस कोण का मान कितना हो गया, 130 हो गया, क्योंकि 60 तो ये रहा और 70 ये रहा और 30 ये रहा, कितना हो गया, 160 हो गया। तो बच गया बच गया कितना, यहाँ से देखो ये त्रिभुज देखो सी ए और ई, सी ए और ई, इसमें देखो दोनों कोणों का मान का योग हमें पता है कितना हो गया, 6 60 और 70, 130, 130 और 30 60, 160 हो गया। तो ये कोण बच जाएगा हमारा कितना, 20 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है इनमें। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 117 और x का HCF दिया है हमें कितना, 13, और हमें पूछा है कि देन x इज नॉट नन ऑफ दीज ऑप्शन, यानी कि x का मान, इस x का मान इन ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, ये हमें पूछा है। तो देखो हमें करना क्या है, 117 का फैक्टर कर लो आप। 117 का फैक्टर क्या होता है, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9, ये 13 क्या है, HCF है। ये 13 क्या होगा, जो दूसरा नंबर होगा उसमें भी आएगा, यानी कि जो अक्स होगा, इस अक्स का क्या होगा, 13 इंटू अक्स, 13 इंटू इसका कुछ भी मान लो या वाई कुछ भी मान लो। तो देखो ये तो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इसमें जो बच गया, इसको मान लो ए और ये बी, जो ए बी है ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 9 है तो ये क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे मान हो सकते हैं किसके, बी के या इस वाई के मान हो सकते हैं। तो देखो अब हम इसके फैक्टर करते हैं, 169 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13। देखो 13 तो कॉमन है, 13 तो कॉमन है, हमने ले लिया एक्स का मान, 13 तो कॉमन है, लेकिन जो सेकंड है बी, ये कॉमन थोड़ा ही है, 9 और 13 कॉमन, 9 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली उनका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो सकता है। अब देखो अगला देखो, 13 इंटू 13 एकम 13 और 13 एकम 13, देखो 11 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारी संख्या क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है x का मान। देखो अगला देखते हैं, 13 इंटू 13 इंटू कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में देखो 3 इंटू 4 है 3, तो ये 3 क्या आ गया, ये 3 इसमें भी है और 3 क्या है, 9 में भी है, तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम 156 और क्या लेते हैं, 117 और क्या लेते हैं, 156, तो इनका एचसीएफ दोस्तों, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 33 39 39 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ हमारा कितना है, 13 है। तो जो अभाज्य नंबर होता है, अभाज्य फैक्टर होता है, वही क्या होता है, वही नंबर होगा। अगर कॉमन नंबर आ जाता है तो वो हमारा नंबर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 156। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एक दुकानदार है, वो 50% बिक्री तो क्या करता है, बालों से करता है, और 40% सफाई उत्पादों से करता है। और क्या दिया है, हर तिमाही की उसकी औसत बिक्री कितनी है, 15 लाख है। तो प्रति माह है सफाई उत्पादों की औसत बिक्री,
देखो ये क्या दिया है, हर तिमाही की औसत बिक्री, और क्वेश्चन में पूछा है प्रति माह का। तो देखो उसकी टोटल बिक्री कितनी है, 15 लाख है। तो 100% का मान कितना है, 15 लाख है। 100% का मान 15 लाख है, तो 1% का मान निकाल लेंगे। और सफाई उत्पादों की कितनी है, 40% है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो क्या आएगा, तिमाही का आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रति माह का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु काट देंगे, और 3 से कट गया कितने बार, 3 पंचों 15, 5 बार, और ये हो गया 5 का 20, और ये 3 बिंदु और लगा दो इसके। तो ये 20,000 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और ई किसी काम को 27 और 45 डेज में करते हैं। दोनों ने 7 काम शुरू किए, दोनों 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 2 दिन पहले आर चला गया। तो ई ने कितने दिन काम किया, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ए और कौन है, आर और ई। आर और ई है, ये मैंने इनके शॉर्ट में लिखे हैं। आर कितने दिन में कर रहा है, 27 डेज में, और ई कर रहा है कितने, 45 डेज में। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो एलसीएम लेने के लिए हमें अगर डायरेक्ट पता होता है कि हाँ कितना होता है, 135 होगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, 9 इंटू 5, और इसका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3। तो देखो 9 तो दोनों में कॉमन है, तो जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा क्या होती है, एलसीएम। अब देखो इसमें 5 है और इसमें क्या है, 3 है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 135 आ जाएगा हमारा। या हम क्या करेंगे, 27 को 5 से गुणा कर देंगे, तो अभी कितना आता है हमारा, 135 आता है। तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये तो आ गया हमारा टोटल वर्क। तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 135 में 27 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 135 में 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 दिन पहले आर चला गया, ये 9 दिन पहले चला गया, तो लास्ट के 9 दिन को काम कौन करता है, ये करता है, कौन करता है, ई करता है। तो लास्ट के 9 दिन में इसने कितना काम किया, 27 काम किया। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है ये कितना बच जाएगा, 135 में से हम क्या कर देंगे, 27 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 108 बच जाएगा, 108 बच जाएगा। अब ये काम कौन करेंगे, ये आर और ये दोनों मिलकर करेंगे। दोनों के एफिशिएंसी कितने हैं, 5 और 3 8 है, तो हम इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 28 हो जाएगा, 8 या 24, कितना बच जाएगा 4, तो 8 पंचू 40। अब ये 13.5 दिन तो दोनों ने साथ मिलकर किया, किसने, आर और ई ने। लेकिन हमें पूछा है कि आर कितने दिन काम करता है टोटल। तो देखो 9 दिन तो इसने अकेले काम किया और 13 दिन इसके साथ काम किया। तो इन ने टोटल कितने दिन काम किया, किसने, इन ने। 13.5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 22.5 डेज। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए क्या है, बी से 2 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष बाद बी की आयु 3 वर्ष पहले ए की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या करनी है। देखो ए अगर x वर्ष है, ए की अगर x वर्ष है, तो बी क्या है, 2 वर्ष, बी से 2 वर्ष छोटी है, तो बी की क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद में, अब 4 वर्ष बाद में बी की क्या हो जाएगी, 4 वर्ष के बाद में अब कितनी है, x प्लस 2 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। और देखो 3 वर्ष पहले ए की आयु, अगर वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पहले कितने हो जाएगी इसकी, x माइनस 3 हो जाएगी, इसकी 2 गुनी है। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, x माइनस 3 बराबर x प्लस 6। अब देखो ये क्या है, इसकी 2 गुनी है, तो हम बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 6। ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। x बराबर 12, तो देखो वर्तमान में a की आयु कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और b की कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 यानी कि 14 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए 10 घंटे में टंकी भरता है, लेकिन रिसाव के कारण 11 घंटे लगते हैं, तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो ये कोई ए है, ये टंकी को कितने समय में भर रहा है, 10 घंटे में। लेकिन कोई रिसाव है, ये रिसाव है, इसके कारण कितना समय लगता है, 11 घंटे। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 110।
तो इसकी एफिशिएंसी तो आ जाएगी 11 और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। देखो एक 11 ए की एफिशिएंसी कितनी है 11 और ए माइनस बी की कितनी है 10 है, तो इस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। देखो बी की एफिशिएंसी -1 है तो ये रिसाव वाला टंकी है या रिसाव वाला नल है, तो ये टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। टोटल वर्क हमारा कितना है 110 है, 110 है, तो 110 में हम 1 का भाग दे देंगे तो कितना समय लेगा 110 घंटे लेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है हमें √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि a² + b²। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो या फिर इसका परमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे हम √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 - 1 से गुणा कर देंगे √3 - 1 से। तो देखो नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, a² - b² हो जाएगा और ऊपर क्या है a - b और a - b, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a², √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस b² माइनस 2a और b 2ab अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a² - b², 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a + b √3। ये देखो ये कितना हो गया 3 और 1 4, 4 - 2 √3, 4 - 2 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये सेम टू सेम। अब देखो ये कट रहा है तो हमेशा क्या करना है कि पूरी टर्म को हमें काटना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3 हो जाएगा और इसके बराबर में क्या है a + b √3। तो देखो a + b √3, तो a का मान तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का मान तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है b √3 -1 √3, तो b का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा है a² + b², तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, a² + b² का मान आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 141.5 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा से 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो हमें ज्ञात करना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दोस्तों दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो चाल दी हुई है उसको क्या कर देंगे समय से गुणा कर देंगे। तो 57 × 5/18, इसको हमने क्या कर दिया मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया और हमें सेकंड दिया है कितने 39। तो ये हमारे पास टोटल लंबाई आ जाएगी, यानी कि टोटल दूरी आ जाएगी। ये देखो किससे कट रहा है, इसको एक बार 3 से काटते हैं, 3 से 18 और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 19 बार। अब ये कट रहा है क्या 9 3 बार, ये अभी भी कट रहा है ना, तो ये कट जाएगा 3 से 2 बार और ये कट जाएगा कितनी बार 13 बार। अब आगे कटेगा क्या, अब आगे ये नहीं कटेगा। तो देखो 19 5 95 × 13, 95 को 13 से गुणा करेंगे 13 × 5 65, कैरी 6, 13 नाम है 117 और 6 123 हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 एकम 2, 2 संते 14 और 2 पंचे 10, 617.5 मीटर टोटल लेंथ आ जाएगी। अब इस दूरी में से हम ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 141.5 हम माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 0 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 476 किसमें है मीटर में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया है a/b का मान कितना है 19/26 है और बोला गया है कि a में +2 करने पर जो हमारा अनुपात है a/b का वो बदल कर क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। तो ये हमारा अनुपात क्या है 19x, नंबर क्या हो जाएंगे 19x, a में +2 कर दिया और नीचे क्या है 26x, तो हमारा अनुपात बदल के क्या हो गया 3/4 हो गया। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 76x + 4 दूनी 8 इज इक्वल टू
26 दूनी 52, 26 कितना हो जाएगा 78। तो ये 26x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है b की वैल्यू, तो b का मान कितना था हमारा 26x। तो इसको हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। 26 को तो 26 दूना 52, 52 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 104। 104 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एस और पी के बीच में 5:7 के अनुपात में राशि बांटी गई है। पी क्या करता है एस को 5 रुपए दे देती है, तो अनुपात 3:4 हो गया। तो राशि हमें ज्ञात करनी है कि उनके बीच में राशि कितनी बांटी गई। तो देखो एस और पी, एस और पी ये तो हो गया 5। एस कौन सा है ऊपर वाला एस और नीचे वाला कौन सा पी। तो राशि कौन सी हो जाएगी 5x अनुपात 7x के अनुपात में बांटी गई है। अब दे कौन रहा है P दे रहा है किसको S को। P दे रहा है तो P से क्या करेंगे हम 5 रुपए निकाल लेंगे और S को क्या करेंगे 5 रुपए दे देंगे। तो जो अनुपात है हमारा कितना हो जाएगा 3:4। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 7 या 21x माइनस 15। तो देखो ये 20x, ये 20x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा x बच जाएगा। तो x बराबर फिर ये माइनस का 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। तो 20 और 30 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो देखो हमारी जो राशि कितनी थी, हमने किस अनुपात में बांटा था राशि को 5:7 में। तो हमारी टोटल राशि कितनी हो जाएगी 35 इंटू 7 और 5 का योग कितना हो गया 12। 12 से गुणा कर देंगे। देखो 12 पंचो 60, 6 12 36 42। तो ये 420 रुपए क्या हो जाएगी वो राशि हो जाएगी जिसका बंटवारा किया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का माध्य दिया है हमें कितना है 21 है। 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है तथा परास दी है हमें कितनी 12। तो हमें ज्ञात करनी है बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये कोई 3 संख्या है a प्लस बी प्लस सी। तीनों संख्याओं का माध्य कितना है 21 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हम 21 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है 2 छोटी संख्याओं का अंतर, यानी कि हमें क्या दिया है b माइनस ए बराबर कितना है 3 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा ये a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का a हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3 हो जाएगा। फिर देखो हमें क्या दी है आगे क्वेश्चन में परास। अब देखो दोस्तों ये परास शब्द क्या होता है, परास हमेशा क्या होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और इनका क्या होता है डिफरेंस, यानी कि लार्ज और स्मॉल नंबर का जो डिफरेंस या अंतर होता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, वही हमारा क्या होता है परास होता है। क्या होता है परास होता है। तो देखो c माइनस ए बराबर हमें क्या दिया है 12 है। c माइनस ए बराबर 12 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस ए हो जाएगा। क्या हो गया 12 प्लस ए हो गया। अब देखो हमारे पास नंबर आ गए तीनों a प्लस बी का मान कितना है a प्लस 3 और c का मान कितना है a प्लस 12 कितना है a प्लस 12। तो इन तीनों का योग हमें कितना निकाल लिया हमने 63। तो ये कितना हो गया a प्लस a 3a कितना हो गया 3a बराबर 12 और 3 15 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो कितना बच जाएगा 63 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 48 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर देखो ये 3 से कट जाएगा कितने बार 16 बार 16 3 48। तो a का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बड़ी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या क्या थी 12 प्लस a का मान आ गया 16। तो 16 में हम क्या करेंगे 12 और 8 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 3 सिक्के हैं 50 पैसे 1 रुपए और 5 रुपए। इनके सिक्कों का अनुपात दिया है हमें कितना 2:3:5 दिया है। देखो 50 पैसे 1 रुपए और 5 रुपए ये पैसे हैं। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है 2:3:5 है। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 25। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया 1 रुपए। तो इनका मूल्य का योग कितना हो गया 25 3 28 1 29 हो गया। तो इस 29 का मान क्वेश्चन में हमें कुल रकम कितनी दी है 116 दी है। तो 29 का मान 116 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या।
देखो 50 पैसे की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और यहाँ पे बी है। ए और बी एक टैंक को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी क्या है, उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो ए भर रहा है टंकी को कितने घंटे में, 3 में, और बी 4 में, और सी खाली कर रहा है 6 घंटे में। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका 12 आ जाएगा। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बी की कितनी आ जाएगी, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और सी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी माइनस में। तो देखो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इनकी जो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 और 3 7। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है। तो जो हमारा ये टोटल वर्क था, तो टोटल वर्क में हम किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2/5। तो ये 2 सही 2/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे थोड़े क्वेश्चन क्या लेवल के स्टार्ट होते हैं। ये तो थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। देखो गोले की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये तो हो गया हमारा क्या, बेलन हो गई, सॉरी बेलन हो गया, और ये क्या हो गया, गोला हो गया। तो जो बेलन की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की तिगुनी है। अगर बेलन की मान लो अक्ष है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 अक्ष हो जाएगी। और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 9 गुनी है। यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ये क्या हो जाएगी, इसके 9 गुनी। देखो त्रिज्या अक्ष है तो ये कितनी हो जाएगी, 9 अक्ष हो जाएगी, 9 अक्ष हो जाएगी। यदि बेलन का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। गोले के आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि इस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। तो देखो हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 2 पाई आर का मान कितना है, अक्ष है, आर का मान कितना है, अक्ष है, तो यहाँ पर हम अक्ष ले लेंगे। फिर देखो आर प्लस एच 9 और 1 कितना हो जाएगा, इंटू 10 अक्ष हो जाएगा। कितना हो गया, 10 अक्ष हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है, 3 अक्ष है, तो 3 अक्ष का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 अक्ष क्यूब हो जाएगा। फिर देखो हम इसका थोड़ा छोटा रूप कर लेते हैं। देखो इस पाई से तो हम क्या कर देंगे, इस पाई को काट देंगे। फिर देखो ये अक्ष और ये अक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके पावर 3 है, तो ये 2 पावर कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अक्ष बच जाएगा खाली, अक्ष के पावर 2 कट जाएगी। फिर देखो और क्या काट सकते हैं हम, यहाँ से काट सकते हैं इसको, कितना, 3 नाम 27, 3 नाम 27 हो गया। अब देखो इधर तो खाली क्या बचा है, अक्ष बचा है, ये कट रहा है ना, 10 दूनी 20 अक्ष, सॉरी ये 20 को हम 4 से काट देंगे, दोनों को एक साथ ही काट, तो कितनी बार, 5 बार कट जाएगा। तो देखो अक्ष का अक्ष, इधर अक्ष बच गया और गुणा में क्या है, 9 है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 ये 9 इसके नीचे आ जाएगा। देखो अक्ष का मान आ गया हमारे पास 5/9। और क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 9 अक्ष है, बेलन की ऊंचाई 9 अक्ष है। तो हम इसको क्या करेंगे, अक्ष का मान तो 5/9 है ही, तो हम 9 से गुणा कर देंगे, तो ये 9 से तो 9 कट जाएगा, और बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। अब देखो इसमें मान किसी में भी नहीं दिया है, मान किसी में नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 5 यूनिट या 5 इकाई हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें, कोस थीटा बराबर क्या है, अल्फा, और इसको क्या लिखा गया है, कोसेक इनवर्स अल्फा बराबर थीटा है। और सेकंड में क्या लिखा है, सेक फाई बराबर क्या है, बीटा है, और सेक इनवर्स बीटा इज इक्वल टू क्या है, फाई है। तो दोस्तों ये हमें अल्फा, बीटा और क्या है ये गामा, ये हमें खाली क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। और ये कुछ नहीं है, आप इसकी जगह थीटा मान सकते हैं, साइन कोस थीटा, और ये सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, और इसमें कुछ नहीं है, ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने पे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं ये कितना भूल जाएगा हमें। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या
क्या किया है, देखो सेक थीटा बराबर क्या है एल्फा, अब इसको इनवर्स कर दिया और एल्फा को इधर ले आया, तो फिर इस थीटा को क्या कर दिया, आगे भेज दिया बराबर में। इसी तरह देखो क्या किया है, इस बीटा को क्या लिया, बीटा को क्या लिया, इनवर्स करके आगे ले लिया, और जो ये फाई था या इसको क्या कर दिया, बराबर में आगे कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, इसके बराबर ए मान लेंगे, और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसके बराबर हमने ए मान लिया बराबर में, और इसके बराबर हमने बी मान लिया। अब देखो इस ए को इधर लेके जाएंगे, हम ए को इधर लेके जाएंगे तो आर को बाहर निकाल देंगे। सेम टू सेम देखो इस एल्फा को इधर लेके आया तो थीटा को बाहर निकाला था, तो हम क्या कर देंगे, सी ओ कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा गामा, और इसी तरह देखो सेक बी, एस सेक बी बराबर भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, देखो एल्फा को क्या लिया, एल्फा आगे था पहले, इसको इधर ले लिया और थीटा को क्या कर दिया, बराबर में बाहर कर दिया। इसमें देखो बीटा को अंदर ले लिया, और जो ये फाई था इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो मैंने भी ऐसा ही किया है, जो ए था इसको अंदर ले लिया, और जो गामा था इसको क्या कर दिया, बराबर में बाहर कर दिया। तो देखो अब क्या हो गया हमारा, सेक कोसेक ए बराबर क्या है, गामा है, और सेक बी बराबर भी क्या है, गामा है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी क्या है गामा और ये भी गामा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक बी, कोसेक ए बराबर सेक बी। तो दोस्तों कोसेक ए बराबर सेक बी कब होता है, जब ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 होता है। आपने अगर पूरक अनुपात पढ़े थे तो उसमें हमारा क्या हो रहा था, साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, और उल्टा कोसेक का सेक, कोस का साइन, और कोट का क्या हो रहा था, टेन का कोट, कोट का टेन, साइन का कोस, कोस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो रहा था 90 और 270 डिग्री पर चिन्ह इनके बदल रहे थे, जो पूरक अनुपात हमने अगर आपने पढ़े हो तो। मैं आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो आप इसको थोड़ा सा इतना से याद रख लेना कि ए प्लस बी बराबर 90 हो तो तब क्या होता है, कोसेक ए बराबर सेक बी, और साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, कोस बी, और टेन ए बराबर क्या होता है, कोट बी, और ये कोसेक ए बराबर सेक बी। तो देखो सेक बी, ये इस बी को हम क्या लिख सकते हैं, जब a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा, b बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर देखो इसकी जगह हम ये रखें क्या, 90 माइनस ए रखें, तो ये हमारा क्या होता है, सेक का कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, कोसेक ए बन जाएगा, कोसेक ए बन जाएगा। तो देखो इधर भी कोसेक ए और इधर भी कोसेक ए, तभी तो ये बराबर होता है कोसेक ए बराबर सेक बी। तो हमारा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90। तो देखो कोसेक ए बराबर हमने क्या माना था, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा। तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 रूट 147 माइनस 7/3 अंडर रूट में 1/3 प्लस 7 अंडर रूट में 1/3 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी इसको सोल्व करना है। तो देखो ये क्या है, 21 गुणा क्या है, 21 गुणा 7 है, 21 गुणा 7 है। तो यहाँ से हम 7 बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 √3 हो जाएगा ये। तो और ये क्या बन जाएगा, देखो रूट एक की पावर में रूट कितना भी हो जाए, एक का रूट, एक का क्यूब रूट, 4 रूट, 5 रूट, वो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 7/3 प्लस ये क्या हो गया 7/√3, 7/√3। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 3√3 हमने एलसीएम ले लिया। तो देखो इसके नीचे क्या है, 1 है। अब 3√3 में हम 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, और फिर इसको गुणा करेंगे किससे, 21√3 से। तो देखो ये √3 से √3 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 3 बच जाएगा। तो 21 नाम कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा, माइनस अब इस √3 में 3√3 का भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7, प्लस अब देखो √3 में √3 का भाग देंगे तो √3 कट जाएगा,
तो और क्या बचाएगा 3, तो 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखो माइनस का 7 है और प्लस का 21 कितना हो जाएगा 14, और इसमें 189 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 203, 203 हो जाएगा। और नीचे क्या है 3√3 है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, नीचे 9 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 अपॉन √3 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये √3 से √3 क्या बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। तो क्या हो गया 203 √3 अपॉन 9 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तंबू का निचला भाग क्या है 24 मीटर ऊंचाई का सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास कितना है 126 मीटर है, और ऊपरी भाग शंकु के आकार का है, जिसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दी है 80 मीटर। तो 8 मीटर चौड़े कैनवास से तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये कोई हमारा हो गया शंकु का निचला भाग। शंकु का निचला भाग क्या है सिलेंडर की तरह है। देखो इसका व्यास कितना है 126 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 126/2 कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई दी है हमें कितनी 24 मीटर, और इसका ऊपरी भाग है जो क्या है शंकु के आकार का है, और इसकी तिरछी ऊंचाई हमें कितनी दी है 80 मीटर दी है। तो देखो इस कैनवास की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे हम इसको 8 इंटू अक्स। 8 इंटू अक्स ये क्या हो गया, ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर तो आएगा पूरा कवर। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 2πr(h), बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l) होता है। तो देखो 8x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम πr कॉमन ले लेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे, एक बार ही लिख देते हैं इसको 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 63। तो हमारा ये 2h बच गए यहाँ तो, और यहाँ पर क्या l, तो h का मान कितना है 24, तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48, प्लस l का मान कितना है 80 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 7 नाम 63। देखो 8 से इसको काट देते हैं, ये कितना हो गया 8 4 12 128 हो गया, 128 हो गया। तो 8 से कट जाएगा ये कितने बार 8 एकम 8 4 48 8 सिंह 48, ये कट गया कितनी बार 16 बार। तो देखो अब अक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 नाम कितना हो गया 144 इंटू 22। तो इसको 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 चौका 88, कैरी 8 22 चौका 88 8 96, कैरी 9 बाई एकम 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसमें वर्ग मीटर में आंसर आ जाएगा 3168। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक समीकरण दिया गया है, कौन सा एक समीकरण दिया है 20x + 5y + 11 = 0 और 50x - ky - 9 = 0 का कोई हल नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा ग्रेखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उसका हमेशा क्या होगा इस समीकरण का एक हल होगा, और जो उसका ग्राफ है उसका ग्राफ क्या होगा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसके हल क्या होंगे अनंत होंगे, और उसका जो ग्राफ है दो समपाती रेखाओं यानी कि एक के ऊपर, ये मैंने इसको आपको दिखाने के लिए ऊपर थोड़ा सा कर दिया है इसको, नहीं ये क्या होती है ऐसे एक के ऊपर एक दोनों रेखाएं होती हैं, इसका ग्राफ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसका कोई हल नहीं होगा, और जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा दो समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम 30-35 पेपर सोल्व करेंगे तो ये हमारा अगर 3 से 4 बार भी आता है तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं इतना तो आपको बताता ही जाऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, देखो a1 का मान कितना है 20 है, a1 का मान कितना है 20 है, अपॉन a2 का मान कितना है, देखो ये क्या है a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो a1/a2 का मान कितना है 50 इज इक्वल टू b1 का मान कितना है 5, अपॉन इसको मान लिया हमने क्या अक्स मान लिया, इज नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है 11, अपॉन माइनस c2 का मान कितना है 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अक्स का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखो ये क्या है माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का है, अगर चिन्ह भूल गए तो हमारा क्वेश्चन क्या पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो देखो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स बराबर क्या हो जाएगा -5 × 50 अपॉन क्या हो जाएगा 20।
बिंदु से बिंदु काट देंगे, पचम 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सॉरी टफ तो नहीं है उतना, लेकिन इतना तो, लेकिन ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते अक्सर। बहुत से कम पेपर होते हैं कि जिनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 1.8 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए आधा काम करे और शेष काम बी पूरा करे तो उसको समय लगता है दोनों को कितना, दोनों को मिलाकर 3.75 दिन का समय लगता है। अगर बी ए से ज्यादा कुशल है तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा काम को। तो देखो ये आज का सबसे टफ क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आपके एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में भी नहीं पूछा जाता है अक्सर। तो देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन में हमने वो श्रीधर आचार्य का वो फॉर्मूला लगा दिया इक्वेशन बना के, तो हमारा क्वेश्चन गारंटी है कि आप में से कोई भी बंदा 15 मिनट तो कम से कम लेगा ही लेगा। क्योंकि पॉइंट्स में अगर हम रूट निकालेंगे, पॉइंट्स में अगर रूट निकालेंगे तो इसमें पहले ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट्स का अगर हम गुणा करके इनका रूट निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन 100% फंसने का चांस रहता है। और अगर इसको हम ऑप्शन से भी करते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी आगे पीछे कर लिया तो ऑप्शन से करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ए और बी, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने समय में कर रहे हैं, 1.8 दिन में कर रहे हैं, 1.8 दिन में कर रहे हैं। तो देखो टोटल वर्क मान लो इसी के फेवर में, मान लो कितना टोटल वर्क मान लिया हमने, 18 मान लिया, 18 मान लिया। ये क्या मान लिया हमने, टोटल वर्क। इस क्वेश्चन को हम मान के ही कर सकते हैं, माना कि जो हम पहले स्कूली लाइफ में करते थे उसी हिसाब से करना है। तो देखो टोटल वर्क हमने 18 मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी या दक्षता क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्योंकि जब टोटल वर्क में हम इसका भाग देंगे तभी तो ये इनका टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम आएगा। और टोटल वर्क में टाइम का भाग देते हैं तो क्या आती है, हमारी एफिशिएंसी आती है। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर ए आधा काम करता है, देखो ए आधा काम करता है, टोटल काम कितना है, 18 है, तो ए आधा काम करता है कितना, 9। ए की एफिशिएंसी मान लो स्मॉल ए प्लस, और बी शेष काम बी करता है कितना, आधा काम इसकी मान ली हमने स्मॉल बी। तो इनको समय लगता है कितना, 3.75 दिन का, 3.75 दिन का समय लगता है। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो बी की एफिशिएंसी है, बी की दक्षता है, वो क्या है, ए से ज्यादा है, यानी कि बी ए से ज्यादा कुशल है। तो देखो अब इनकी दोनों की एफिशिएंसी 10 है, तो हमें क्या मानना है कि बी का मान ज्यादा रखना है, यानी कि 5-5 तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एक में से घटाएंगे और दूसरे में वो उतना ही जोड़ते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बी की जगह 6 लेते हैं, ए की जगह क्या लेंगे, 9 लेंगे, 9/4 प्लस 9 बी की जगह क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, बराबर 3.75। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 या 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, क्योंकि 3 में 2 का भाग देते हैं कितना आता है, 1.5 आएगा। फिर देखो 9 में 4 का भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0.10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 कैरी हो गई, 20, 4×5 20, कितना आ गया, 2.25। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 तो कितना हो जाएगा, 3.75। यानी कि हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, 3.75 इज इक्वल टू 3.75। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी ए की कितनी मानी थी, 4, और बी की कितनी मानी थी, 6 मानी थी। तो देखो टोटल वर्क कितना था, अब बी अकेला कितने समय में करेगा, टोटल वर्क 18 था और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो बी कितने समय में करेगा, 3 दिन में करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का इससे छोटी शॉर्ट ट्रिक कोई भी हो ही नहीं सकती, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में आपके लिए मैं और भी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा। अगला हमारा रहेगा 10 दिसंबर का रीजनिंग का पेपर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।